नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज इस बुलेटिन में बात होगी विपक्षी पार्टियों के मंथन की, मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में लगी फटकार की, जानेंगे आरबीआई के साथ विपक्ष के घेरे में फिर आई मोदी सरकार और कांग्रेस के अभियान से परेशानी में क्यों पड़ी बीजेपी। साथ ही बात होगी बिहार में मजबूत होते महागठबंधन की, और आखिर में बात मौजूदा हालात में अर्थव्यवस्था को लेकर आई राहत भरी खबर की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुलाई प्रदेश के सभी पार्टी सांसदों की बैठक। 29 अगस्त को होगी बीजेपी सांसदों की बैठक। नेताओं के बीजेपी से मिली भगत के मामले को लेकर कांग्रेस में जारी है खींचतान। बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव ने ली चुटकी, कहा हद हो गई। दिल्ली हाईकोर्ट से केंद्र सरकार को राहत। कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड में 15 करोड़ रुपए भेजे जाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। महामारी के चलते उत्तर प्रदेश में टल सकते हैं पंचायत चुनाव। 6 महीने तक स्थगित किए जा सकते हैं चुनाव। योगी सरकार जल्द लेगी फैसला। अनलॉक के चौथे चरण में मेट्रो चलाने की मांग ने पकड़ी रफ्तार। सीएम केजरीवाल के बाद दिल्ली बीजेपी ने की मेट्रो चलाने की मांग। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मोदी सरकार के खिलाफ एक बार फिर विपक्षी एकजुटता दिखाई दे रही है। सोनिया गांधी ने आज विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। बैठक में सरकार द्वारा जेईई नीट की परीक्षाओं के साथ जीएसटी से हो रही परेशानी के मुद्दे पर चर्चा हुई। जेईई नीट को लेकर तो विपक्ष अब भी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। कांग्रेस पार्टी भले ही इस वक्त कलह का सामना कर रही हो, लेकिन वो विपक्षी पार्टियों को एकजुट जरूर कर रही है ताकि मोदी सरकार की घेराबंदी की जा सके। जी हां, एक बार फिर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष बनने के बाद सोनिया गांधी एक्शन मोड में आ गई हैं। उन्होंने आज कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के अलावा कांग्रेस समर्थित सरकारों के मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठक बुलाई, जिसमें जीएसटी और नीट जेईई एग्जाम पर चर्चा की गई। मीटिंग में इस बात पर आम सहमति बनी कि नीट जेईई एग्जाम कराने का सरकार का फैसला सही नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाए। कांग्रेस टीएमसी समेत 7 राज्य एग्जाम को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। इस मीटिंग में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी का शुक्रिया अदा करते हुए नीट जेईई एग्जाम का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लाखों की संख्या में छात्र इन एग्जाम में शामिल होते हैं, लेकिन इस समय लॉकडाउन के चलते ट्रांसपोर्ट तक की सुविधा नहीं है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई पत्र लिख चुकी हूं और उनसे कहा है कि जब छात्र परेशान हैं तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रिव्यू की मांग कर सकती है। हमें छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर केंद्र कुछ नहीं कर रहा तो हम लोग भी जनता के चुने प्रतिनिधि हैं, हमें कोर्ट जाना चाहिए। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैं सभी राज्य सरकारों से अपील करती हूं कि सुप्रीम कोर्ट में चलें और एग्जाम टालने की मांग करें। जहां बैठक के दौरान ममता ने परीक्षा का मुद्दा उठाया, तो वहीं सोनिया गांधी भी जीएसटी के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को जीएसटी का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए। जीएसटी का पैसा एक बड़ा मुद्दा है और भुगतान न होने से राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति काफी प्रभावित हो रही है। इस दौरान राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, पुडुचेरी के सीएम नारायणसामी, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी उनकी हां में हां मिलाई। वहीं मीटिंग में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर देश को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमें तय करना चाहिए कि लड़ना है या डरना है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी एकजुटता का राग अलापा। आज की इस बैठक में जहां मोदी सरकार की जमकर घेराबंदी हुई, वहीं विपक्ष की एकजुटता की तस्वीर भी नजर आई। सभी दलों ने केंद्र के खिलाफ जमकर आवाज उठाई। अगर ये एकता ऐसे ही बरकरार रही तो जाहिर तौर पर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय है। राजीव जी, जेईई नीट की परीक्षाओं को लेकर सरकार अड़ियल रुख अपनाए हुए है। परीक्षाओं की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल दावा कर रहे हैं कि 80% छात्र एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं, यानी वो परीक्षा देना चाहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब स्वास्थ्य हालात लगातार खराब हो रहे हैं तो क्या परीक्षाएं टाली नहीं जा सकती? और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का मतलब ये माना जाना चाहिए कि छात्र परीक्षा देने को तैयार हैं। जी आदित्य, आज कई महीनों बाद केंद्र सरकार के फैसलों और नीतियों के विरोध में विपक्ष की एकजुटता दिखाई दी है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष पद को दोबारा संभाला और उसके तुरंत बाद ही उनकी अगुवाई में गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी बैठक हुई है, जिसमें ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे जैसे मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति खास है। इस बैठक के राजनीतिक प्रभाव तो आने वाले वक्त में पता चलेंगे, लेकिन आज इसमें जिस तरह नीट और जेईई परीक्षाओं को लेकर सबने विरोध जताया, वो केंद्र सरकार को जरूर सुनना और समझना चाहिए। विपक्ष
विपक्ष के नेताओं को ये आवाज इसीलिए उठानी पड़ी क्योंकि देश में छात्रों का एक बड़ा वर्ग इस वक्त परीक्षा नहीं चाह रहा है और मांग कर रहा है कि इन्हें टाला जाए। लेकिन केंद्र सरकार इसके लिए अजीबोगरीब तर्क दे रही है। जैसे शिक्षा मंत्री ने रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स लगातार दबाव बना रहे हैं। जेईई एग्जाम के लिए 80% छात्र पहले ही एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। ये तो जाहिर है आदित्य कि जब परीक्षाएं तय समय पर करने का फैसला केंद्र ले लेगा तो छात्र अपना एक साल कैसे बर्बाद करेंगे। इसीलिए ऐसा हो सकता है कि इनमें से बहुत से छात्रों ने मजबूरी में ही एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा। वैसे ही जैसे करोड़ों मजदूरों ने कोई साधन न होने के बावजूद पैदल ही घर लौटना तय किया था जब लॉकडाउन का समय था, आप याद कीजिए, भले इससे उन्हें कितनी मुसीबत क्यों न उठानी पड़ी हो। इसीलिए सरकार को जनता की मजबूरी को उसकी इच्छा कह करके नहीं टालना चाहिए। अगर परीक्षाएं टालने का बाद में कराने का फैसला लिया जाता तो लाखों छात्रों को राहत मिलती। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। महामारी के दौर ने लोगों के सामने मुसीबत खड़ी कर दी है। ऐसे में सरकार लोगों की मदद करने की बजाय आरबीआई का सहारा ले रही है। इसी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने उसे कड़ी फटकार लगाई है। लोन मॉरेटोरियम के मुद्दे पर कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा, आरबीआई के पीछे ना छिपे, अपना स्टैंड बताएं। तो क्या है लोन मॉरेटोरियम का मुद्दा और इसमें क्यों घिरी है मोदी सरकार, देखिए इस रिपोर्ट में। आर्थिक मंदी के दौर में लोगों के पास न रहने को घर है, न खाने को पैसा है। ऐसे में ईएमआई चुकाना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन लोन मॉरेटोरियम में भी उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। वहां भी केंद्र सरकार को लेकर आरबीआई तक जनता को राहत देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार की इसी बेरुखी पर ही सर्वोच्च अदालत ने आज केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने लोन मॉरेटोरियम के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान कहा कि आरबीआई के पीछे ना छिपें, अपना स्टैंड बताएं। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आप अपना रुख स्पष्ट करें। आप कुछ भी नहीं कह सकते। जो हालात हैं उसमें कदम उठाना आपकी जिम्मेदारी है। आपके पास पर्याप्त अधिकार है। आप केवल आरबीआई पर निर्भर नहीं रह सकते। दरअसल ये मामला उस याचिका से संबंधित है जिसमें आरबीआई अनिवार्य लोन मॉरेटोरियम के दौरान छूट की मांग की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि लोन मॉरेटोरियम एक निरर्थक कोशिश है क्योंकि बैंक ब्याज पर ब्याज लगा रहे हैं और इससे आम आदमी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि आरबीआई के जरिए दी गई लोन मॉरेटोरियम की सुविधा के तहत ग्राहकों को ईएमआई टालने का विकल्प मिला है। यानी अगर आपने बैंक से किसी भी प्रकार का लोन लिया है तो आरबीआई ने आपको अपनी जरूरत के अनुसार 6 महीने तक के लिए लोन की ईएमआई का भुगतान नहीं करने का विकल्प दिया है। मॉरेटोरियम उस अवधि को कहते हैं जिस दौरान आपको लिए गए कर्ज पर ईएमआई का भुगतान नहीं करना पड़ता है। इस अवधि को ईएमआई हॉलीडे के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि ये सिर्फ ईएमआई टालने का विकल्प है। महामारी के दौर में आरबीआई ने कहा था कि लोन की किश्त 6 महीने नहीं चुकाएंगे तो इसे डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन मॉरेटोरियम के बाद बकाया पेमेंट पर पूरा ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन ईएमआई भुगतान न करने पर ब्याज जोड़ा जा रहा है। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सभी आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर रही सरकार इस टिप्पणी के बाद कुछ सुधार कर सकती है। सरकार के खिलाफ अदालत की टिप्पणियां सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा मामले में हलफनामे के बाद आई हैं, जिसमें कहा गया था कि बैंकिंग संस्थान भी परेशान हैं। इस हलफनामे के बाद बेंच नाराज हो गई। जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, एमआर शाह और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने कहा कि ये केवल व्यावसायिक हितों का ध्यान रखने का समय नहीं है, बल्कि आपको लोगों की दुर्दशा पर भी विचार करना चाहिए। बेंच ने दोहराया कि सरकार अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कोई जवाब दाखिल नहीं कर रही है, बल्कि केवल आरबीआई के जवाब का हवाला दे रही है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी से साफ है कि केंद्र सरकार जनता के बारे में नहीं सोच रही है। अब देखना होगा कि सर्वोच्च अदालत की फटकार के बाद मोदी सरकार क्या कदम उठाती है। मोदी सरकार को इन दिनों हर कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कभी अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं तो कभी रोजगार को लेकर विपक्ष सरकार की घेराबंदी कर रहा है। और इसी क्रम में आरबीआई ने भी अब सरकार की पोल खोल दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब सत्ता संभाली तो कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन उनके राज में सभी लोग खा रहे हैं और बैंकों का पैसा लेकर भाग भी रहे हैं। यही वजह है कि आज बैंकिंग सेक्टर बर्बाद होता जा रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार को जमकर घेरा है। एक रिपोर्ट देखिए। सरकार की जिम्मेदारी बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाने की होती है, लेकिन मोदी सरकार में इस सेक्टर की नींव हिलती जा रही है। एनपीए और बैंकों से धोखाधड़ी के मामलों पर लगाम कसने में सरकार नाकाम साबित हो रही है। यही बात आंकड़े भी साफ बयां कर रहे हैं। बीते फाइनेंशियल ईयर 2019 से 20 में बैंकों को धोखाधड़ी के मामलों के चलते 1 करोड़ 90 लाख रुपए की चपत लगी है। इससे पहले वित्त वर्ष 2018 से 19 में आंकड़ा 71,500 करोड़ रुपए था। इस तरह बैंकिंग फ्रॉड में 159% यानी 2.5 गुना से ज्यादा का इजाफा हुआ है। फ्रॉड केसों की संख्या को लेकर बात करें तो बीते साल यह आंकड़ा 7,000 केसों का था, जो अब बढ़कर करीब 8,700 हो गया है।
रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक धोखाधड़ी में बैंकों की ओर से गवाई गई कुल रकम में 98% हिस्सा ग्राहकों की ओर से लिए गए लोन का है। इसके अलावा संख्या के लिहाज से बात करें तो 53% मामले लोन धारकों के हैं जिन्होंने बैंकों के साथ फ्रॉड को अंजाम दिया। वहीं इन आंकड़ों को लेकर आरबीआई का कहना है कि बढ़ते एनपीए के कारणों का पता लगाएंगे। अब आरबीआई कब कदम उठाएगा इसका तो अभी पता नहीं है, लेकिन विपक्ष ने जरूर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया और लिखा कि आरबीआई ने अब पुष्टि कर दी कि जिसकी मैं महीनों से चेतावनी दे रहा हूं, सरकार को अब ज्यादा खर्च करने की जरूरत है, कर्ज देने की जरूरत नहीं है। गरीबों को पैसा दें, उद्योगपतियों का टैक्स मत माफ कीजिए, खपत के जरिए अर्थव्यवस्था को दोबारा शुरू करें। मीडिया के जरिए ध्यान भंग करने से ना तो गरीबों की मदद होगी और ना ही आर्थिक आपदा गायब होगी। अब अर्थव्यवस्था के आंकड़ों और विपक्ष के निशाने के बाद सरकार चौतरफा घिर गई है। अब देखना होगा कि अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। देश मुश्किल में है, लेकिन सरकार विपक्ष की बात मानने को तैयार नहीं है, तो वो विपक्ष से लड़ने को तैयार है। वैसे इस समय लड़ाई मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही है और ये लड़ाई है प्रदेश की सत्ता हासिल करने की। प्रदेश की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए दोनों ही दलों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जहां राज्य में बीजेपी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की है, तो वहीं कांग्रेस भी नए मिशन की तैयारी पर है। बीजेपी को मात देने के लिए पार्टी ने अपना नया प्लान तैयार कर लिया है और अब वो रणनीति पर काम भी कर रही है जो बीजेपी सरकार के दावों को बेदम कर सकती है। तो क्या है कांग्रेस का नया मिशन, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में बीजेपी के 3 दिवसीय सदस्यता अभियान ने राज्य की सियासत में गर्माहट ला दी है। बीजेपी इस अभियान से कांग्रेस के नेताओं को अपनी ओर खींच रही है। बीजेपी ने 76,000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पार्टी में शामिल होने का दावा किया है। हालांकि कांग्रेस इस दावे को झूठा बता रही है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी के नेता अपने दावों का ही दम भर रहे हैं। अब सत्तारूढ़ पार्टी के झूठ की हवा निकालने के लिए कांग्रेस ने भी अपना अभियान शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने सूबे में अपने बूथ को मजबूत करने के लिए राजीव गांधी बूथ संपर्क मिशन की शुरुआत की है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अर्चना जायसवाल का कहना है कि बूथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारा ये अहम कदम है। इस अभियान के जरिए हम मतदाता के मन को जानेंगे, साथ ही ये भी पता चलेगा कि कहां कांग्रेस की स्थिति कैसी है। मौजूदा हालत को जानकर ही जिताऊ उम्मीदवार की तलाश की जाएगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि अभियान के जरिए हम वोटर्स को कांग्रेस के पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी बूथ संपर्क मिशन के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ता लोगों के घर जाएंगे और पूर्व की कमलनाथ सरकार के द्वारा 15 महीने में किए गए विकास के काम को गिनाएंगे। कांग्रेस सबसे पहले अभियान की शुरुआत ग्वालियर चंबल क्षेत्र के चारों लोकसभा क्षेत्र ग्वालियर, गुना, भिंड और मुरैना से करने जा रही है। इस अभियान के जरिए पार्टी का फोकस ग्वालियर और चंबल की 16 सीटों पर जीत हासिल करना है। अगर कांग्रेस इस मिशन में कामयाब हो जाती है तो बीजेपी को सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। दरअसल सूबे में जल्द 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें सबसे खास ग्वालियर और चंबल की 16 सीटें हैं। यही सीटें बीजेपी के भविष्य का फैसला करेगी। अगर बीजेपी हार जाती है तो कांग्रेस को फिर से सत्ता में आने का मौका मिलेगा। इसीलिए कांग्रेस ग्वालियर में पूरा जोर लगा रही है। अब देखना होगा कि राजीव गांधी मिशन के सहारे क्या वो राजनीति के शिखर पर पहुंच पाती है या नहीं। अब मध्य प्रदेश में उपचुनाव के परिणाम बताएंगे कि राज्य में शिव का राज होगा या कमलनाथ की वापसी होगी। मध्य प्रदेश के साथ ही बिहार में भी चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। यहां विधानसभा की सभी 243 सीटों पर चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले गठबंधन बनने और बिगड़ने की शुरुआत भी हो चुकी है। विपक्षी दल बिहार से एनडीए का सूपड़ा साफ करने के लिए जमीन तैयार करने में जुटा हुआ है। तो आखिर क्या रणनीति बना रहा है महागठबंधन, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। बिहार में चुनावी माहौल चरम पर है। सियासी गलियारों में चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है। एनडीए के खिलाफ विपक्ष के महागठबंधन का कुनबा धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है ताकि एनडीए को सत्ता से बाहर किया जा सके। विपक्ष की एकजुटता एनडीए के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। जीतन राम मांझी के महागठबंधन छोड़ने के बाद महागठबंधन को उस समय बड़ी राहत मिली जब वाम दलों ने इस बार चुनाव मिलकर लड़ने का ऐलान किया। जी हां, इस बार बिहार विधानसभा चुनावों में वाम दल भी महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज सीपीआई और सीपीएमएल के नेता राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मिलने राजद कार्यालय पहुंचे। वाम दलों के नेताओं की राजद प्रदेश अध्यक्ष के साथ लंबी चर्चा हुई, जिसके बाद वाम दलों की ओर से ऐलान किया गया कि वो लोग महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे।
राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया कि इस बार महागठबंधन पूरे 243 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने को तैयार है और चुनावों के बाद एनडीए की सरकार का जाना तय है। महागठबंधन यदि मजबूती से चुनाव लड़ता है तो वो सत्ता हासिल कर सकता है, लेकिन महागठबंधन में अभी भी सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। एक तरफ जहां महागठबंधन का दूसरा सबसे बड़ा दल होने के कारण कांग्रेस दोगुनी सीटों की मांग कर रही है, तो वहीं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने भी करीब 24 सीटों पर दावेदारी ठोकी है। ऐसे में राजद के लिए वाम दलों को सम्मानजनक सीटें देना आसान नहीं होगा। और बुलेटिन के आखिर में बात महामारी के बीच अर्थव्यवस्था को लेकर आई अच्छी खबर की। स्वास्थ्य हालात का सबसे ज्यादा असर देश की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल रहा है। महामारी के चलते अर्थव्यवस्था का हाल बेहाल हो रहा है, लेकिन रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अब एक अनुमान लगाया है जिससे सरकार को थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। तो क्या कुछ कहा है मूडीज ने, इस रिपोर्ट में देखिए। महामारी ने जब से देश में दस्तक दी है तब से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ महामारी लगातार बढ़ती जा रही है तो दूसरी ओर अर्थव्यवस्था भी गर्त में जा रही है। सरकार ने मार्च में जो पूर्णबंदी लगाई, इसके बाद अर्थव्यवस्था को लेकर जो भी रिपोर्ट सामने आई वो निराश ही करती रही। लेकिन अब रेटिंग एजेंसी मूडीज की ओर से एक राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल मूडीज ने कहा है कि इस साल की दूसरी छमाही यानी अगले 6 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी। मूडीज ने कहा कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत की इकोनॉमी 2020 की दूसरी छमाही में जोरदार वापसी कर सकती है। हालांकि एजेंसी का ये भी कहना है कि 2020 और 21 में इकोनॉमी में 30.1% की गिरावट आ सकती है। आपको बता दें कि मूडीज ने ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2020 और 21 की एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा है कि विकसित देशों के मुकाबले उभरते बाजार वाले देशों के लिए आर्थिक परिदृश्य अधिक चुनौतीपूर्ण है। देश की आर्थिक वृद्धि दर 2019 और 20 में 4.2% रही, जो 11 साल का न्यूनतम स्तर है। मूडीज ने 2021 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था में 6.9% की वृद्धि का अनुमान जताया है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च बढ़ाकर ग्रोथ हासिल की जा सकती है। हालांकि मूडीज ने बैंकों की कमजोरी की ओर ध्यान दिलाया है। आपको बता दें कि इससे पहले तमाम रेटिंग एजेंसियों ने आशंका जताई थी कि मौजूदा हालात में भारत की जीडीपी में 3 से 9% तक की गिरावट आएगी। फिच रेटिंग्स ने कहा है कि महामारी की वजह से वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 5% की गिरावट आएगी, तो दूसरी तरफ रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का कहना था कि भारत में आजादी के बाद चौथी मंदी आने वाली है और ये अब तक की सबसे भयानक मंदी होगी। लेकिन मूडीज के इस अनुमान के बाद थोड़ी राहत जरूर है। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।